नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का RN9 न्यूज में और आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। जब ठान लो दृढ़ संकल्प तुम तो कुछ भी यहां नामुमकिन नहीं। हर गुजरने की गर चाहत हो तुम में तो कोई भी रास्ता यहां मुश्किल नहीं। मुश्किलें उस शख्सियत की जिंदगी में भी आईं, लेकिन उसने उन मुश्किलों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। चाहे किसी का विरोध हो, प्रतिरोध हो या फिर व्यक्तित्व पर ही हावी होता कड़ा वार पलटवार ही क्यों ना हो। जी हाँ, आज एक ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जिसने तमाम मुश्किलों अड़चनों से लोहा लेते हुए अपनी जिंदगी को वो धार दी जो शायद कभी कुंद नहीं पड़ेगी। अपनी लगन मेहनत के बलबूते उन्होंने वो मकाम हासिल किया जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। डर उसे भी लगा फासला देखकर, पर वो बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद उसके नजदीक आती गई उसकी मंजिल, उसका हौसला देखकर। जी हाँ, दक्षिणी दिल्ली के दिलेर और दिलदार सांसद रमेश विधुड़ी का नाम ही काफी है उनके विरोधियों को धूल चटाने में। क्योंकि किसकी है मजाल जो छेड़े दिलेर को, दूर से ही ठोके सब सलामी शेर को। कुछ ऐसी ही खूबियों से लबरेज हैं सांसद रमेश विधुड़ी। जिंदगी की सड़क पर कड़ी मेहनत के बलबूते संसद तक पहुंचे सांसद रमेश विधुड़ी की साफ नीयत ही सही विकास को राह दे पाई। अहम रमेश रामरिक सुनपत विधुड़ी लोकसभाया सदस्यत्वे निर्वाचितः निश्चय परमेश्वरस्य नाम्ना सपे यदम विधिनां स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धाराशिष्ये यदमः भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखंडतां च रक्षिष्यामि तथा यदम ग्रहीतुमद्यो अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। धन्यवाद। दिल्ली के तुगलकाबाद में जन्मे रमेश विधुड़ी एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। उनके दादा पिता की मेहनत कशी का ये नतीजा ही था कि परिवार में समाज सेवा का भाव फूट फूट कर भरा था। किसानी खेती के साथ व्यवसाय में तरक्की पाकर ये परिवार हौसले के साथ आगे बढ़ता गया। परिवार में मां के लाडले रमेश विधुड़ी 2 बेटों और एक बेटी के पिता भी हैं। पत्नी कमला विधुड़ी जहां हर पल पति के सुख दुख की साथी हैं, उनकी दोस्त हैं, तो वहीं बच्चे भी अपने पिता के बेहद करीब हैं। बेटे प्रशांत और हिमांशु विधुड़ी पेशे से व्यवसायी हैं, जबकि बेटी अंकिता वकालत कर रही हैं। तीनों बच्चों में अच्छी शिक्षा दीक्षा के साथ समाज सेवा का संस्कार भी है। वो अपने पिता के साथ इस संकट की घड़ी में भी समाज सेवा का धर्म निभा रहे हैं। वो अपने पिता के साथ संकट की इस घड़ी में भी समाज सेवा का धर्म और कर्म निभा रहे हैं। रमेश विधुड़ी की माने तो संकल्प से सिद्धि हर किसी को उसकी मंजिल जरूर दिलाती है। लिहाजा उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए और अपने अतीत को कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। क्योंकि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यही मन में लिए रमेश विधुड़ी दिल्ली की सड़कों से जनता के दिलों पर राज करने लगे। वैसे समय तो लगता है शिखर पर जाने में, पंछी को उड़ने में, चींटी को चढ़ने में, महल बनाने में, घर सजाने में। लिहाजा रमेश विधुड़ी को भी लगा, लेकिन तमाम दिक्कतों को पार कर वो चुनावी वैतरणी में भी पतवार लगाकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। छिटपुट हार के बाद वो लगातार 3 बार विधायकी का चुनाव जीते और फिर 2014 और 2019 में बीजेपी के सांसद बने। उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप में रुचि रखने वाले रमेश विधुड़ी अपने कॉलेज जीवन में भी वाद विवाद प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग लिया करते थे। आज भी वो अपने विरोधियों पर तीखा कटाक्ष करने के लिए जाने जाते हैं। विधुड़ी का विश्वास है कि कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार की दखल से हालात जल्द ही सुधरेंगे, क्योंकि केंद्र ने दिल्ली के लिए बड़ी व्यवस्थाएं की हैं। अलबत्ता राजधानी के बाशिंदे कोरोना की दहशत से डरे नहीं, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करें और उस पर विजय हासिल करें।
क्योंकि जिंदगी का संघर्ष आपको जीने की ताकत देता है, आपके मुख पर मुस्कान बिखेरता है, क्योंकि जीवन की संतुष्टि के लिए मेहनत और संघर्ष सबसे जरूरी होता है, क्योंकि जब जीवन का सबसे मूल्यवान सच संघर्ष ही है तो हम में से हर किसी को इससे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में और आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रणब गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ खास प्रोग्राम में चर्चा होगी खास मेहमान से। हमारे साथ खास मेहमान जोड़ रहे हैं रमेश भिदोड़ी जी हमारे साथ, जो कि दक्षिणी दिल्ली से सांसद हैं और साथ ही संसदीय समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा रमेश जी, आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए क्या कुछ संघर्ष रहे, आपका बचपन किस तरह से बीता, करियर की शुरुआत कैसे हुई और क्या कुछ उतार चढ़ाव आए हैं। आज आप जिस पायदान में हैं, आप यहाँ तक आने के लिए आप कितना संघर्ष आपने किया है? देखो, उतार चढ़ाव तो जीवन का एक पार्ट है, हिस्सा है और जीवन में आते जाते रहते हैं। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा और राजनीति में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, विचारधारा के द्वारा इतना बड़ा मुझे मौका दिया जाएगा। मैं एक साधारण परिवार, किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी, मेरे पारिवारिक जो संस्कार हैं मिले हुए हैं, वो एक सामाजिक जीवन, सामाजिक सेवा, ये मेरे पिताजी के अंदर बहुत ज़बरदस्त थी, मेरी फैमिली के अंदर भी थी। मेरे गांव में आज आर्य समाज मंदिर बना हुआ है, गवर्नमेंट का स्कूल है, गवर्नमेंट के अस्पताल है। अर्लियर डेज में, उस ज़माने में सन 1955-52 में वो लैंड डोनेटेड मेरे पिताजी के द्वारा ही की गई थी, सारी की सारी, मेरे दादा, मेरी फैमिली के द्वारा। तो समाज सेवा के संस्कार वहीं से मिले थे। उसी को लेकर एक विचार, जैसे आर्य समाज मंदिर था तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ परिवार जुड़ा हुआ था, तो उसके कारण से बस एक विचार के लिए लड़ाई, समाज के हित के लिए और विचार के लिए लड़ाई, कि अपने लिए तो सब जीते हैं, वो जो कहीं ना कहीं परमपिता परमेश्वर के कारण या परिस्थितियों के कारण अपने अधिकारों से वंचित वर्ग है, उसकी भी लड़ाई लड़ी जाए, उसके लिए भी लड़ा जाए। ये संस्कार परिवार में थे। तो यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई की तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। बस उससे जुड़ने के साथ साथ वहाँ से धीरे धीरे और इसी प्रकार के संस्कार आ गए और सार्वजनिक जीवन में धीरे धीरे ढलते चले गए। जी रमेश जी, वैसे आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी आते हैं। हमने भी देखा है लोकसभा में आप बहस के दौरान किसानों के मुद्दे बहुत उठाते हैं, ग्रामीण मुद्दे बहुत ज़्यादा उठाते हैं। तो किसानों की हक की लड़ाई आप बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं आजकल। मैं स्वयं ने तो किसानी नहीं की, लेकिन मेरे पिताजी ने, मेरे परिवार ने, मेरे सारे रिश्तेदारों ने किसानी की। और बहुत बड़े कोई जमींदार नहीं, बहुत ज़मीनें हैं, तो वही थोड़ी बहुत 2-4-5 एकड़ ज़मीन परिवार के अंदर, 5-7 एकड़ ज़मीन में गुजारा रिश्तेदार कर रहे हैं। तो मैंने उनकी हालत और परिस्थितियों से वाकिफ़ हूँ, भली प्रकार से मैंने देखा है। और बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि ऊपर से 1 रुपया चलता है, नीचे 10 या 15 पैसे पहुँचते हैं। ये जो स्थिति थी, कचोटती थी जीवन के अंदर, और जीवन का जो संघर्ष है वो करते हुए लोगों को देखा है। उसको देखते हुए इच्छा शक्ति अगर मन में हो, सरकारें अगर करना चाहें तो कुछ कर सकती हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो करके दिखाया। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि पहली सरकारों ने कुछ किया नहीं, जितना करना चाहिए था उसका आधा भी नहीं किया, ये कहूँगा मैं। पहली सरकारों ने अगर उसका आधा भी कर देते तो शायद देश आज कहाँ का कहाँ पहुँचा होता। आज पाकिस्तान भभकी न दे रहा होता कि 62 से भी बुरी स्थिति हो जाएगी, चाइना। तो इसीलिए उन लोगों को उनका हक और अधिकार मिले जो सरकार में चलता है। दूसरा बहुत बड़ी मार है ब्यूरोक्रेट्स की जी। कुछ ब्यूरोक्रेट्स तो अच्छे लोग हैं, बढ़िया हैं, अच्छे परिवारों से निकल कर आए हैं, समाज सेवा की भावना से अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो वो भी समाज सेवा की भावना से। कुछ को ये एरोगेंसी हो जाती है कि मैंने पढ़ाई लिखाई की है तो मैं कुछ एक वर्ग से, सिस्टम से ऊपर का हो गया हूँ, मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाकी ये तो लोगों ने एजुकेशन प्राप्त नहीं करी है, लोगों के पास कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ समझदारी नहीं है, मेरे पास ही सारी समझदारी है, तो वो कहीं ना कहीं उस मानसिकता से काम नहीं करते। और उसी मानसिकता के कुछ पॉलिटिशियंस हैं कि अगर मेरे को कोई ओहदा और पद मिल गया तो मैं बड़ा हो गया। आप किन परिस्थितियों से कैसे निकल गए? तो मेरे पिताजी कहा करते थे जब छोटे छोटे थे
कि अपने जीवन में तुम कुछ भी करो, पहले दिन को जो व्यक्ति अपने जीवन में याद करेगा, हम नौकरी मांगने जा रहे हैं तो इंटरव्यू के वक्त हमारी स्थिति कैसी थी, हम उद्योग लगाने के जा रहे हैं तो जब बैंक में लोन लेने जा रहे थे या उद्योग प्रारंभ किया तो हमारी मन स्थिति उस जमाने में कैसी थी, हमारे घर की स्थिति कैसी थी, आज हम बहुत कितने ऊपर तक पहुंच जाएं। तो वो चीज़ अगर जीवन के अंदर रहेगी तो मनुष्य आगे वो संस्कार लेकर काम कर सकता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो मैं कहाँ से मैंने प्रारंभ किया और मेरी परिस्थितियाँ कैसी थी और मैं कहाँ पहुँच गया, तो मैं उनको याद करते हुए आज उस परिस्थितियों से जो लोग झेल रहे हैं मैं उनके बारे में चिंता करूं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। लेकिन अब सौभाग्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री उससे भी ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। जो परिस्थितियां अपने जीवन के प्रारंभ में उन्होंने देखी और लोगों की देखी तो उनके लिए उनसे ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमें और अच्छा मिल गया कि हमारी जैसी सोच हमसे कराने वाले हमारे नेता उससे भी ज़्यादा 4 कदम आगे सोच के ऐसे मिले। और सत्ता में रहकर आपका विजन क्या है आगामी समय के लिए और जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं? विजन किसी भी व्यक्ति को उसका हक और अधिकार जो है ना वो मिल जाए। कभी कभी हो सकता है किसी का वो अधिकार ना बनता हो, लेकिन सम्मान पाना तो उसका अधिकार बन सकता है ना, सम्मान तो वो ले सकता है व्यक्ति। तो अभी भी क्या है कि कुछ लोग इस प्रकार की मानसिकता से जीते हैं, उसका अधिकार तो देना नहीं चाहते हैं। और देश के अंदर बहुत बुरी तरह से देश जातियों में बटा हुआ है। जातियों में बंटने के कारण लोग उसकी मेरिट के आधार पर चूज नहीं करते हैं, वो जाति को पहले पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो जो लोग मेरिट के आधार पर कुछ करना भी चाहते हैं और सभी वर्ग के लिए, सभी जाति के लिए करना चाहते हैं, उनको बेचारों को दबा दिया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, मौका नहीं मिल पाता है और वो काम छूट जाता है। तो ऐसे लोगों को जो मेरिट में अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, समाज के लिए, उनको मौका मिलना चाहिए। ये मौका मिलना चाहिए तो उससे परिस्थितियाँ कुछ बदल सकती हैं। तो मैं भी वही प्रयास करता रहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है करते हैं, जैसे 16 से 17-18 घंटे काम, तो मेरे पिताजी भी कहा करते थे कि दुनिया के अंदर जब छोटे छोटे होते थे, 11वीं 12वीं में पढ़ा करते थे, मेरे पिताजी छोटा मोटा अपना व्यवसाय छोटा मोटा करते थे। तो एक लोअर मिडियम क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते थे, मीडियम क्लास भी मैं नहीं कह पाऊँगा उसको। तो तब वो कहा करते थे अपने जीवन में जो व्यक्ति 16-17 घंटे काम करेगा निष्ठा के साथ में, अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी से, उसकी सफलता को रोक नहीं सकता, उसकी मंजिल को भी कोई रोक नहीं सकता, वो व्यक्ति सफल होकर रहता है। ये वो कहा करते थे। तो वो उस ज़माने में तो कुछ और भी इसी प्रकार से बोला करते थे, लेकिन मैंने वो मंत्र पकड़ लिया था अपने पिताजी का। जैसे मैंने 12th क्लास पास की तो मैंने वो मंत्र पकड़ लिया कि मैं अपने जीवन में अब 16-17 घंटे काम करूँगा और मेरी परिवार, मेरी फैमिली वो सब जानती है, देखती है। दूसरा एक सबसे बड़ा मंत्र है कि जो तुम्हारा प्रोफेशन है ना, जो तुम्हारा कोई भी तुम काम कर रहे हो, मैं एजुकेशन में कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी है, पार्टी की वजह से तो जो अपने प्रोफेशन के साथ में आदमी ईमानदारी से काम करेगा, वहाँ चीटिंग ना करे, उनको धोखा ना दे। व्यवसाय में कर रहा है, आप मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मीडिया के क्षेत्र में काम करते हुए आपका प्रोफेशन है तो आप उसमें क्रिएटिविटी के द्वारा और कितनी चीज़ खोज सकते हैं। ये केवल मानसिकता नहीं कि 8 घंटे की मेरी ड्यूटी खत्म हुई, अब चैनल संभालेगा मेरा कोई लेने देने नहीं है। लेकिन मैं अपने कमिटमेंट के साथ में, चैनल के साथ में, ईमानदारी के साथ में 8 घंटे की मेरी ड्यूटी बनती है और मैं 12 घंटे करूँगा तो चैनल भी आगे बढ़ेगा, स्वयं भी आगे बढ़ेंगे जी। यानी कि हमारी जिम्मेदारी भी आगे बढ़ती जाती हैं। और इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रणब गोस्वामी जी भी मौजूद हैं। रमेश जी, मैं ये जानना चाहूँगा, अभी आपने कहा कि आपका राजनीति में आना एक तरह से संयोगी कहा जाएगा, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में तो आपका परिवार था लेकिन राजनीति में आप पहली पीढ़ी के हैं। लेकिन हमने देखा है जो युवा है आज के, उनको राजनीतिक क्षेत्र में प्रोफेशन के तौर पर लेने में एक तरह के वो रिलेक्टेंट है, मतलब उदासीनता उनके अंदर, और इस वजह से बहुत अच्छी प्रतिभाएं जो राजनीति में आना चाहती हैं वो भी इस पेशे के साथ जुड़ना नहीं चाहती, चाहे इसको प्रोफेशनली वो लेना नहीं चाहती। आप क्या कहते हैं कि जो युवा राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको ये छवि बदले राजनीतिक क्षेत्र की, इसके लिए क्या किस तरह की कोशिशें खुद राजनेताओं की तरफ से होनी चाहिए ताकि नए युवा भी राजनीति में आए और समाज सेवा का काम कर सकें? देखो, नए युवाओं के सोच लेना चाहिए कि दुनिया में कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, मैं नंबर 1 पे रहूं। दुनिया में एक छोटी, हर व्यक्ति की मानसिकता होती है इस प्रकार की। कभी भी ये ना सोचे, मैंने जो एक शब्द बोला कि अपने प्रोफेशन, अगर कोई राजनीति में आना चाहता है उसकी मंजिल एक है। मैं पार्टी में, मेरे संगठन में, मैंने जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो मेरे से बहुत सीनियर लोग थे,
वो नहीं चाहते थे मैं इस तरफ आऊँ, उनके आका नहीं चाहते थे। 2 बार फॉल्स एलिगेशन लगा के मुझे पार्टी से सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया था। लोगों ने ये बड़े चार्ज लगाए, नहीं पार्टी तो एक विशेष वर्ग के लोगों की है, उनकी है, उनके तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, तुम तो पिछड़ी जाति के लोग हो, ये हो, ऐसे बड़े लोगों ने कहा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे मार्ग को ही रोकने का प्रयास करेगा तो दूसरा तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार है एक व्यक्ति। तो बहुत लोगों ने अगर किसी को मसलने का प्रयास किया ना, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए आदमी को। चींटी को ही सबक लेकर मोहम्मद गौरी ने कितने युद्ध लड़े थे, हार थक कर लेट गए चारपाई के ऊपर। एक चींटी दरी बार बार चढ़ रही थी, उसने देखा 17 बार चींटी अपनी मंजिल तक ऊपर छत तक पहुंचने गिर गई, 18वीं बार ऊपर चढ़ गई। उसने चींटी से प्रेरणा ले ली। तो कोई भी कार्य आप करोगे उसमें रुकावटें आती हैं, और रुकावटें आने के लोग अनसिक्योरिटी लोगों के मन में होती है, एक व्यवसाय के मन में भी होती है। एक कहीं बाजार है, मार्केट है, उसमें 10 दुकानें, आप नई दुकान जाकर खोलो, 9 मिलकर आपको फेल करने की कोशिश करेगी। लेकिन आप अपने प्रोफेसर के साथ, प्रोफेशन के साथ में ईमानदारी के साथ में काम करोगे, टाइम की डेडिकेशन के साथ में काम करोगे, और मेरे प्रोफेशन से किसी को कितना लाभ हो सकता है, दूसरे व्यक्ति को, सिर्फ मुझे नहीं, उसका ध्यान रखोगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये क्रिटिसिज्म जो होता है, कभी कभी कोई व्यक्ति कर पाता नहीं है, लेकिन क्रिटिसाइज दूसरे को दोषी मानकर मानता है कि भाई मेरे उसके कारण से मैं नहीं हो पा रहा हूँ। और राजनीति में जो बदनाम प्रोफेशन हुआ है, आज भी ऐसे लोग हैं प्रोफेशन में। हम सबका सौभाग्य है, मैं राजनीति में जिनके साथ काम कर रहा हूँ अब एमपी रहते हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हर पार्लियामेंट के सेशन के अंदर जब भी पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग होती है, एक ही शब्द बोलते हैं वो, कि ये हमारा सेवा करने का हमें मौका दिया है परमात्मा ने, हम कितनी सेवा कर सके। तो वो कहते हैं सोशल वर्क करो, आप पर्यावरण में चले जाइए, आप हैंडीकैप्ड की मदद कीजिए, जिनको दिव्यांग हम बोलते हैं, आप वृद्धाओं में काम कीजिए, आप बच्चों के लिए काम कीजिए, आप ब्लाइंड के काम कीजिए। आप अपने जीवन में 2 कार्य, प्रधानमंत्री जी, और एक बार नहीं, 6 साल में प्रधानमंत्री ने जब भी पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग होती है तो एक बार छोड़कर एक बार दोबारा वो जरूर इस प्रकार का आग्रह करते हैं सभी सांसदों से कि आप अपने जीवन में कोई ऐसे कार्य पकड़ लिए कि जिसके दूसरे व्यक्ति को संतुष्टि मिले कि यू आर डूइंग समथिंग बेटर फॉर अदर पर्सन। जी बिल्कुल। वैसे राजनीति में प्रतिद्वंदिता बहुत ज़्यादा होती है, और क्या मानते हैं आपके जो कांग्रेस या अन्य दल हैं, क्या साथ मिलकर चल रहे हैं? प्रतिद्वंदिता वो अपना अपना धर्म होता है कि मैं सत्ता में आ जाऊं, ये पार्टी सत्ता में ना आए, वो चयन करना जनता का काम है। लेकिन प्रतिद्वंदिता केवल राजनीति में नहीं होती, हर प्रोफेशन में होती है। किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, मेडिकल के प्रोफेशन में चले जाइए, अस्पताल में क्या हाल है, आप अपनी मीडिया के चैनल में चले जाइए, व्यवसाय में चले, मैंने पहले भी कहा है। और प्रतिद्वंदिता अगर समाप्त हो गई तो लोकतंत्र ही समाप्त हो जाएगा फिर तो, और लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा तो फिर एक दूसरे की बात कैसे कहेगा। तो क्रिटिसाइज करना धर्म है प्रतिद्वंदी का, लेकिन हर चीज़ को क्रिटिसाइज ना करें और कमियों को उजागर करके उनके सामने रखें। अगर कमियां नहीं रखी, लेकिन हाँ, केजरीवाल साहब जैसी कमियां कोई लोग लेकर आएंगे जो जिनका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, अनहोनी बातें जो होती हैं कि मैं चांद पे आपको ले जाकर बैठा दूंगा, मैं आपके लिए तारे तोड़कर लेकर आ जाऊंगा, ये कहावतें तो सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन केजरीवाल साहब ने ऐसे सब्ज बाग दिखाकर जैसे राजनीति की है, वो अंतोतगत्वा ज़्यादा सम्मेलन में चलती नहीं है। ऐसे लोग तो हैं जो सब्ज बाग ज़्यादा दिखाते हैं। इम्पॉसिबल वर्ग को मैं काम को कर सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां बस चीज़ असंभव होती है, वो नहीं हो सकती है। वही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सिस्टम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुसार लोग काम करते हैं, लॉ के अनुसार काम करना पड़ेगा। ये सिस्टम है, जंगल राज नहीं है, लेकिन मैं कानून के भी दायरे से बाहर जाकर कर दूंगा। तो ऐसे सब्ज बाग जो दिखाने वाले लोग हैं वो ज़्यादा समय लंबे चलते नहीं है, वरना प्रोफेशन किसी में भी है, कंपटीशन होना चाहिए और होता रहेगा। तो रमेश जी, यहाँ पर जिस तरह से लगातार बात हो रही है, अब हम आते हैं कोरोना महामारी, जो लॉकडाउन लगाया गया बीते समय, लंबा वक्त लगा लॉकडाउन का, इसके बाद लोग परेशान भी हुए। सरकार को भी चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा उठानी पड़ेगी, और उन चुनौतियों को केंद्र सरकार ने किस तरह से फेस किया है? देखो, हर राज्य की चुनौती अलग प्रकार की थी, हर राज्य में अलग प्रकार था। ये कोरोना वायरस फैल रहा था, तो हर राज्य की ये जिम्मेवारी पहली बनती थी। केंद्र सरकार का दायित्व था कि उन सबको मदद करते हुए, गाइडलाइंस देते हुए और उनकी मदद करते हुए काम को करें, लेकिन कई राज्यों ने उसमें काबू पा लिया। हम दिल्ली वालों का दुर्भाग्य है कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो एरोगेंट टाइप के व्यक्ति हैं, आई एम ऑलवेज राइट की मानसिकता रखते हैं, और उनकी पार्टी में भी आपने देखा, उनके सहयोगी जब पार्टी को लेकर चले थे तो सब एक एक करके उन्होंने बाहर कर दिए सब, कि सब मेरे से जूनियर लोग होने चाहिए
और मैं ही सुपरमैन होना चाहिए, उनकी मानसिकता है। उनके कारण दिल्ली की स्थिति भयावह बन गई है। अगर वो पहले इस पर ध्यान दे लेते, कंट्रोल कर लेते स्टार्टिंग में, अर्लियर डेज में, तो शायद दिल्ली की इतनी भयावह स्थिति ना बनती। लेकिन केंद्र सरकार ने जो मदद की है, वो मदद ऐसी मदद की है दिल्ली के अंदर भी कि वो मुझे लगता है अभी तक की किसी सरकार ने नहीं की होगी दिल्ली के मामले को लेकर। क्यों? गरीबों के लिए अनाज, चावल, चीनी फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल राज्य सरकार का काम उसको बांटना था। सही से 1% भी डिस्ट्रीब्यूट राज्य की सरकार उसको नहीं कर पाई थी। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का परिणाम सामने आया कि जनधन खाते खुलवाए थे पीएम साहब ने, उन जनधन खातों के माध्यम से उनके खातों में डायरेक्ट पैसा पहुंचा है। तो दिल्ली में भी इस प्रकार से 10 लाख परिवारों के घरों में ये पैसा गया है। तो किसान के पास भी गया है 12,000 लाख के करीब, और 39,000 ऐसे जो ऑर्गेनाइज्ड मजदूर थे उनके खाते में भी गया है पैसा ये। तो हर वर्ग से, उज्ज्वला योजना के गैस के कनेक्शन होल्डर थे जो लगभग 70,000 परिवार, उनको फ्री 3 महीने सिलेंडर देने का काम सरकार ने किया है। ये लाभ केंद्र सरकार ने पहुंचाया है। लेकिन केजरीवाल साहब को जो अस्पतालों में व्यवस्थाएं करनी थी, बेड बढ़ाने थे, 7 अप्रैल को उनकी स्टेटमेंट थी कि हमने 8,000 बेड तैयार कर दिए। 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमसे चर्चा की भाजपा के सांसदों से। हमने उनको ये सुझाव दिया था कि आप दिल्ली के 4 स्टेडियम हैं, त्यागराज है, तालकटोरा है, छत्रसाल है, एक यहाँ पर अम्बेडकर स्टेडियम है, आप इनमें 4-4, 5-5 हज़ार बेड लगा दीजिए। अभी से अमेरिका की तरह पछताना नहीं पड़ेगा। घर से ही नहीं निकला, ना वो ना उसकी सरकार, अपने घर में बैठकर ही टीवी पर आकर 150-200 करोड़ रुपया खर्च कर दिया मीडिया चैनल के माध्यम से, और वहीं से उपदेश देते रहे। रमेश जी, जो संसदीय व्यवस्था है, इसमें जो मंत्रालयों संबंधी जो स्थायी समितियां होती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी, और ये कहा जाता है कि जो सरकार के कामकाज की जो समीक्षा है वो संसदीय समितियां करती हैं। आप संसदीय समिति पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अध्यक्ष हैं। आपने अपने इस जब आप बने इसके बाद इस कार्यकाल में किस तरह से इसमें और प्रभावी भूमिका निभाने के लिए आपने क्या क्या काम किए? देखो, सरकार की तरफ से पैसा जाता है हर मंत्रालय के माध्यम से, तो जो कमेटी बनती है वो कमेटी उसको वॉच करती हैं और सुझाव देकर वो पैसा सही तरीके से देश की प्रोडक्टिविटी के साथ में जनहित के लिए वो कंपनियां, सरकार, सेक्रेटरी वो काम कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये संसदीय समिति का जांच करने का काम है। संसदीय समिति के अंदर 30 मेंबर होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं, 20 लोकसभा से होते हैं, एक चेयरमैन होता है। तो सभी सांसद उसको जब उनसे रिपोर्ट मांगते हैं कि आपको इतना फंड एलोकेट किया गया था, ये फंड एलोकेशन करने के बाद जिस काम में लगना चाहिए था, अलग अलग, जैसे मैं पेट्रोलियम कमेटी में हूँ तो पेट्रोलियम के क्षेत्र में ऑफशोर, ऑनशोर, प्रोडक्टिविटी, लैंड कहाँ कितनी ले ली है, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हमारी जो तेल को साफ करने का काम करती हैं, वो कंपनियों में किस प्रकार से प्रोडक्शन होनी चाहिए, इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए, हमारे यहाँ प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाना चाहिए। तो कंसर्न जो कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, कंसर्न जो डिपार्टमेंट हैं, उनको वॉच करने के लिए, और जो पैसा तुम्हें पिछले मद के अंदर दिया गया था, ये पैसा और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए था, ये पैसा इस काम के लिए और देश हित में लगने के लिए, ये खर्च हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितना क्यों नहीं कर पाए, क्या रीज़न रहे क्यों नहीं कर पाए, इसको कंट्रोल करने के लिए, वॉच करने के लिए कमेटी में होता है। हमने भी अब तय किया हुआ है कि हर हम 10 या 15 दिन के अंदर एक मीटिंग करते हैं। लॉकडाउन के कारण पिछले 3 महीने से मीटिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन उसके बाद रेगुलर ये मीटिंग चलते रहें, और कमेटी एक प्रकार से मिनी पार्लियामेंट का रूप होती है कमेटियाँ। जी रमेश जी, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल हो चुका है, क्या कुछ अचीवमेंट्स हैं मोदी सरकार की? देखो, मोदी जी की जो अचीवमेंट हैं वो हिस्टोरिकल हैं। अब कुछ लोगों को नहीं पचती है क्योंकि वो सत्ता में आना चाहते, कैसे आए बेचारा। धारा 370 सपने में किसी ने, मैं बीजेपी में काम कर रहा हूँ, मैं विद्यार्थी में काम करता था, जहाँ हुए बलिदान हम आपस में मजाक करके हंसा करते थे। जब नारे हम ख़त्म कर देते थे, हम डेमोन्स्ट्रेशन, एजिटेशन करके आते थे, और कहीं रुक के बच्चे छोले चावल कुछ खाने से ब्रेड, तो आपस में हम हंसा करते थे, यार पता नहीं होगा नहीं होगा, हमको लगता तो है नहीं, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है, वहाँ पर भारत का बना हुआ कानून लागू नहीं होता था। भारत से जो पैसा, भारत के संविधान में केंद्र सरकार का पैसा, वो 3 परिवार जो भी मुख्यमंत्री होते थे उन तक जाता था, उनकी मर्जी है, उसको बांटें ना बांटें, डेवलपमेंट करें ना करें। तो धारा 370 और 35A रिमूव करने का काम, जो 70 साल से इम्पॉसिबल चीज़ लगती थी, ऐसा लगता था, उस दिन हमें ऐसा लगा कि अब हमने पूरी दुनिया, जिस दिन धारा 370 और 35A पार्लियामेंट में आया,
मुझे भी उस पर थोड़ी देर बोलने का मौका मिला। मुझे लगा कि हमने पूरी दुनिया को फतेह प्राप्त कर ली, एक ऐसा सपना जो इम्पॉसिबल था। भगवान श्री राम का मंदिर हमारी आस्था से जुड़ा हुआ एक राम का मंदिर अयोध्या में वो प्रतीक था। 100 करोड़ लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला था जी। किसको नहीं पता था कि मुगलों के ज़माने में औरंगजेब के टाइम में किस प्रकार की क्षति मंदिरों की हुई थी, किस प्रकार का अत्याचार हुआ था। फिर उसके बाद बाबर आया, उसने क्या किया, भगवान राम पहले आए थे या बाबर पहले आया था, दुनिया में कौन नहीं जानता है जी। लेकिन वोट बैंक के कारण से कुछ सरकारें इसको डिले करती रहती थी, उनका एक वोट खराब हो जाएगा 12-14% वोट। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसकी चिंता किए बगैर भगवान श्री राम का मंदिर अदालत के माध्यम से विद इन द पीरियड, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा कि विद इन द, सुझाव दिया कि विद इन द पीरियड इसको हल करिए, इधर करो या इधर करो। और अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आता तो चाहे पार्लियामेंट में इसके लिए कानून लाना पड़ता। तो धारा, अब भगवान श्री राम का मंदिर का काम शुरू हो गया। मुस्लिम महिलाएं हैं, किसी की बेटी है, किसी की शादी करता है बड़े खुशी के साथ में, लेकिन आदमी टेलीफोन पे तलाक तलाक तलाक। उन माता बहनों को सम्मान, आज वो अब उनको सम्मान मिलना शुरू हो गया। तो वो माता बहनें तो जानती हैं, कुछ मुल्ले मौलवी कटमुल्लों को ये पसंद नहीं आया होगा, 6-6 7-7 पत्नियां रखते थे, लेकिन उनका शोषण होता था जानवरों की तरह मिला हुआ। ये धारा 370 का जो कानून आया है, ये अपना आप में एक हिस्टोरिकल निर्णय है इस प्रकार का। तो ये तो राष्ट्र के लिए थे, लेकिन जो अभी आत्मनिर्भर भारत के रूप में प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कोरोना वायरस के रूप में, और इस निर्णय के अंदर जो 20 लाख हजार करोड़ रुपया कोविड-19 के अंदर सरकार ने दिया, जिसको कह रहे हैं तो बजट का हिस्सा है, बजट का ही पैसा है। अरे भैया, बजट पहले भी आते थे, पहले क्यों नहीं होता था जी। क्योंकि रमेश जी, समय भी ऐसा चल रहा था, लॉकडाउन ज़रूरी भी था, लोगों की सुरक्षा के लिए, सेहत के लिए ज़रूरी था, लॉकडाउन बहुत अच्छा कदम भी था। तो लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर लाखों लोग बेरोज़गार हुए। तो क्या मोदी सरकार आने वाले समय में कोई ऐसी स्कीम लेकर आ रही है जिससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिल पाएगा? स्कीम लागू कर दी। लघु उद्योगपतियों को जो उनके 3-4 महीने काम बंद रहा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो गई, प्रोडक्शन भी, और उनकी सप्लाई भी कम हो गई, डिमांड भी लोगों की कम रही। उनके कारण से उनको 1 साल तक जो भी पैसा उनको दिया जा रहा है वो ब्याज मुक्त पैसा दिया जा रहा है। 1 वर्ष के बाद उसकी वो इंस्टॉलमेंट देनी शुरू करेंगे वो लोग, तो उनके एक स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो जिन लोगों को कंपनियों ने बेरोजगार करके निकाल दिया था, वो धीरे धीरे उनको वापस लेने का काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा है कि जो मजदूर गांवों से पलायन करके शहरों की तरफ जाया करते थे मजबूरी में, उनको काम नहीं मिलता था, अब सरकार ने ये निर्णय लिया कि उसी क्षेत्र में, उन्हीं गाँवों में उनको रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। कहीं नदियाँ बनाई जाएंगी, नहरें बनाई जाएंगी, तो उस प्रकार के जो काम होंगे, सड़कें बनाई जाएंगी, उन प्रकार के काम होंगे, उनको रोजगार मिलेगा जी। चलिए प्रणब। रमेश जी, अब क्योंकि आप दिल्ली से सांसद हैं, तो दिल्ली का एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि 6 विधानसभा चुनाव लगातार पार्टी सफलता नहीं हासिल कर पाई दिल्ली में। क्या कमी रह गई है पार्टी में? क्यों देश में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, लेकिन दिल्ली, देश की राजधानी में अभी तक भी बीजेपी 6 विधानसभा चुनाव से सत्ता से बाहर है? कुछ हमारी कमियां हैं, उनका हम चिंतन मंथन भी करते हैं। और पिछले 2 चुनाव को मैं लोगों की वो नहीं मानता हूँ कि केजरीवाल जी ने, जैसे शीला दीक्षित जी 3 बार मुख्यमंत्री रही, कांग्रेस हमेशा सत्ता में रही थी, और उन्होंने एक ऐसी सब्जबाग, केजरीवाल साहब ने सपने बेच दिए, जो अनहोने काम थे वो केजरीवाल खुद नहीं कर पाया। केजरीवाल ने कहा चीफ मिनिस्टर के पास, MP के पास, मिनिस्टर के पास कोठी क्यों नहीं चाहिए, 1 कमरे के मकान में क्यों नहीं रहना चाहिए? केजरीवाल 10 कमरे के मकान में रह रहा है, सत्येंद्र जैन रह रहा है। उसने कहा काफिला क्यों चलता है, केजरीवाल के साथ 5 गाड़ी काफिले में चलती हैं। जिस आदमी ने जो जनता को सब्जबाग दिखाए थे, और जब वो उस टाइम केजरीवाल साहब 66 सीटें लेने में कामयाब हो गए थे, तो वो ऐसी बातें थी जो मैंने पहले भी अपने बताया कि कुछ लोगों को भ्रमित करने के लिए लोगों को लगा शायद हाँ ठीक तो कह रहे हैं 1 कमरे में। अरे भाई, आपके अटेंडेंट आएंगे, पब्लिक आएगी, धूप पड़ेगी। कहता था शीला जी की कोठी में 29 एसी हैं, अब केजरीवाल के घर में जाके आपको घुसने नहीं देगा, वो घूम ले, अब 34 एसी मिलेंगे केजरीवाल के घर में। आज केजरीवाल राइट टू रिकॉल की बातें किया करते थे, भूल गए राइट टू रिकॉल केजरीवाल। आज केजरीवाल में अगर लेश मात्र भी गैरत है तो एक बार स्टेटमेंट दे दे राइट टू रिकॉल की वो, और डाल दे सोशल मीडिया के ऊपर। अगर 80%, या आपके चैनल के माध्यम से करा लो रेफरेंडम, आप अगर 80% ये ना कहें कि केजरीवाल हमें नहीं चाहिए, तो वो सरकारें, उसके कारण से दिल्ली में सरकार नहीं आ पाई थी कि सरकार में एक नाटकबाज आदमी आकर बैठ गया, जिसके कारण से भुगतना पड़ा है। और वैसे रमेश जी, आप दक्षिणी दिल्ली से सांसद हैं, तो जनता के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस समय? मैं जनता के लिए अभी तो कोविड के अंदर यही मैसेज देना चाहूँगा कि लोग डिस्टेंस बना कर रहे हैं, लोग कहीं भी बाहर से आए हाथ को अच्छी तरह से
10, 12, 15, 20 सेकंड धोएं अच्छी तरह से। सेल्फ डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग सेल्फ खुद बनाकर रखना पड़ेगा दूसरे से, लोग नहीं बाजा रहे हैं तो। ये मेरा सब लोगों से निवेदन है। और दूसरा, जो अभी केंद्र सरकार के माध्यम से कोविड से लड़ाई के लिए अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी ने चीज़ों को अपने हाथ में लिया है। दिल्ली में 169 कोविड सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जिनमें लोगों की चेकिंग फ्री में की जा रही है। वो वहाँ पर किसी को डाउट हो तो जाकर करा सकते हैं। 21 ऐसे सेंटर साउथ दिल्ली के अंदर भी बनाए गए हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी 169 में से जी। और उन सबको जो किट है, पीपी किट है, 25 लाख गोलियाँ, वो सब व्यवस्था केंद्र सरकार के माध्यम से की जा रही है। 1000 एम्बुलेंस केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है दिल्ली के अंदर चलाने के लिए। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल मनमाने पैसे वसूल रही थी उनके 60% कीमत कम कर दी गई है कि प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी रेट के अनुसार 60% कीमत है कम लेंगे। और जो प्राइवेट लोग चेक करा रहे थे कोविड का पॉजिटिव नेगेटिव के लिए अपना टेस्ट, वो 4500-4600 रुपये लूट ले रहे थे, उसकी 2400 रुपये कीमत फिक्स कर दी है। ये केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, तो लोग उसको ध्यान में रखते हुए लाभ उठाते हुए और अपने जीवन के अंदर सुरक्षित रहें। चलिए रमेश जी, बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे रमेश विधोड़ी जी, दक्षिणी दिल्ली से सांसद हैं और इसी के साथ संसदीय समिति के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने तमाम जानकारी भी दी, उन्होंने एक मैसेज भी दिया कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार लगातार लोगों के लिए पहल कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, निश्चित तौर पर सफलता हासिल ज़रूर होगी। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।